जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पादप हार्मोन, पादप जन्म और आर्थिक महत्व से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है, इथिलीन भी एक जो है पादप हार्मोन है जो कि गैसियस अवस्था में पाया जाता है, और जिब्रेलिन भी जो है दोस्तों एक पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जो है दोस्तों एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो डायबिटीज होता है, सभी लोग जानते होंगे। अन्य प्रश्नगत विकल्प जो है दोस्तों वह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? पैनक्रियाज से स्रावित होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्यतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। कौन कौन से? तो एफसीसी अम्ल होता है दोस्तों, ऑक्जिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है और जिब्रेलिन होता है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो कौन सा है दोस्तों? तो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों वह एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन है यानी प्लांट हार्मोन है? तो याद रखना है दोस्तों, तो वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है दोस्तों? तो वह एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है, थायरोक्सिन जो है दोस्तों थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऑक्जिन्स क्या है, जिब्रेलिन क्या है, ये सब पादप हार्मोन है दोस्तों। और इस पादप हार्मोन का कार्य क्या क्या है तो उसी को इसमें मैच कराना है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ऑक्जिन्स क्या है? तो ऑक्जिन्स है दोस्तों शिखर प्रधानता, इसके कारण पौधे में शिखर प्रधानता होती है, इसका कार्य है दोस्तों। जिब्रेलिन क्या है? तो यह कोशिका वृद्धि वाला हार्मोन है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या है दोस्तों? तो यह कोशिका विभाजन वाला हार्मोन है। और एफसीसी अम्ल क्या है दोस्तों? तो यह वृद्धि रोधक है, यानी यह पौधे में वृद्धि को क्या करता है दोस्तों? रोकता है। तो ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो याद रखना है दोस्तों, कई बार ये सवाल आ चुका है। तो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों वह एक पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पादप हार्मोन पौधे के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी अम्ल एवं एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है यानी वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो वह है एफसीसी अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा दोस्तों। तो सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थिति में एफसीसी अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है दोस्तों। और एफसीसी अम्ल के बारे में मैंने बताया है कि एफसीसी अम्ल कैसा है दोस्तों? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? तो वह है दोस्तों एथिलीन। एथिलीन जो है दोस्तों वह गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रमुख प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है। अगर बोलेगा दोस्तों प्राकृतिक ढंग से पकाने के लिए तो आपको याद रखना है वो कौन सी है? तो एथिलीन गैस है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर कृत्रिम पूछे तो क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अगर प्राकृतिक पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो एथिलीन होगा। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड
एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 ए के तहत एसिटिलीन गैस के से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक तथा फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है, तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सा है दोस्तों, तो एसिटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो एथिलीन है। यह कैसा हार्मोन है, तो एक प्राकृतिक यानी एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो एथिलीन है। बेकिंग सोडा कौन सा है दोस्तों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। और क्वाड में क्या होता है दोस्तों, तो सोडियम सिलिकेट होता है। तो ए का हो गया दोस्तों 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का कितना हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जो कि एक ही ऑप्शन में है दोस्तों 3, 4, 1, 2, और वो ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, तो याद रखना है दोस्तों, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। पुष्पों पर हार्मोन छिड़काव से जो है दोस्तों हम लोग टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन कर पाने में संभव हो सके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुष्पों पर हार्मोन को छिड़कने से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागन यानी पॉलिनेशन के भी फल का विकास हो जाता है। ये फल बीज रहित यानी सीडलेस होते हैं दोस्तों। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्जीन्स का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल यानी पार्थिनोकैपिक फ्रूट बन जाते हैं दोस्तों। और ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों पादप जनन से रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो याद रखना है दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो वह है दोस्तों परागकोश। तो याद रखना है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है, तो परागकोश होता है, जिसे इंग्लिश में एंथर्स कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग परागकोश, जिसे इंग्लिश में एंथर्स कहते हैं दोस्तों, है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व यानी इमेच्योर होता है दोस्तों। यानी अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गीमोटाइफाइट है। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमेंस नर जनांग तथा अंडप यानी कार्पेल्स मादा जनांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु एवं परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिकाद यानी स्टाइल तथा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। पहला है दोस्तों कथन, कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, यह बात बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, यह बात गलत है दोस्तों। थर्ड है हमारा दोस्तों, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो यह भी कथन सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और सी दोनों सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो पौधे के कायिक भागों कौन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेंगे पौधे के कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ एवं पत्तों द्वारा जनन जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इससे कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक नहीं वितरित हो पाते जितने की बीज। कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है और उसमें कोई भिन्नता या नए गुण
और ओज नहीं पा आते हैं। कायिक जन्म विषाणुओं का प्रसार करने में सहायक है, अतः कथन जो है दोस्तों दो जो है असत्य है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, अतः कथन 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब बर्ड चिप सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा है कि जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक नलिका यानी सिंगल बर्डेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर हो जाता है। तीसरा कथन है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चौथा कथन है, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें केवल 1 और 4 ही सही है। तो गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कलिका चिप गन्ना बीज का उपयोग होता है। इस विधि के अंतर्गत कलिका चिप्स का प्रस्फुटन तथा गुणन क्षमता बहुत अधिक होता है, जबकि पारंपरिक विधि का प्रस्फुटन तथा गुणन क्षमता अपेक्षाकृत कम होता है। बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे लगभग 80% गन्ना बीज की बचत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भ्रूण किस में मिलता है, तो याद रखना है दोस्तों भ्रूण जो है बीज में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि भ्रूण जो होता है दोस्तों यानी एम्ब्रियो किस में मिलता है, तो याद रखना है दोस्तों वो किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है। तो पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो तना काट से मिलता है माँ पौधे की भांति पौधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी। तो कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, याद रखना है दोस्तों। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों, जैसे कौन कौन सा है दोस्तों, याद रखना है तना है, जड़ है और पत्तियां हैं, से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट यानी स्टीम कटिंग, दाब लगाना यानी लेयरिंग तथा कलम बांधना यानी ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक यानी पेरेंट के अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अकारिकीय तथा आनुवांशिकीय रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। पहला है बोगेनविलिया, दूसरा है दोस्तों कार्नेशन, तीसरा है कोको और चौथा है अंगूर। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 2 3 4 यानी बोगेनविलिया भी होता है दोस्तों स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित, कार्नेशन भी होता है, कोको भी होता है और अंगूर भी होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों की सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं। तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट कर देते हैं दोस्तों। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बंद तकनीक द्वारा होता है। दूसरा, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है कि मौसमी के जो पौधे का प्रवर्धन होता है वह कलम बंद तकनीक द्वारा होता है और चमेली के पौधे का जो प्रवर्धन होता है दोस्तों वह दाब तकनीक विधि द्वारा होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जुड़े उग जाते हैं, शाखा में जड़ें उग जाती हैं। इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार प्रसंगत दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग यानी एंड्रोसियन और गाइनोसियम अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प में पुमंग यानी एंड्रोसियम और जायांग यानी गाइनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की, पहला क्या है प्रोटेंड्राई और दूसरा है कौन सा दोस्तों, दूसरा पूर्व स्त्री परिपक्वता यानी प्रोटोगाइनी होती है दोस्तों। पूर्व जो प्रोटेंड्राई होता है दोस्तों, प्रोटेंड्राई में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि प्रोटोगैनी में क्या होता है दोस्तों, तो अंडाशय परागकोश से पहले पकता है अर्थात परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वतिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, तो सजात पुष्पीय परागण। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि अगर एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वतिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो सजात पुष्पीय परागण कहलाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। तो एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वतिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण, जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन या सजात पुष्पीय परागण कहलाता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों आर्थिक महत्व से सवाल जितने भी अब तक पूछे गए हैं विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, कंचन एक उन्नत किस्म है। तो याद रखना दोस्तों, कंचन जो है आंवला की एक उन्नत किस्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। तो आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है। तो याद रखना है, कंचन, कृष्णा और बनारसी किसकी उन्नत किस्म है दोस्तों, तो आंवला की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है CO 1148 एक प्रमुख महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यह किसकी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, तो याद रखना यह एक गन्ना की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो CO 1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अलसी की जो प्रजाति है, सूर्या जो है अलसी की प्रजाति, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब और भी देख लेते हैं। वरुणा जो है दोस्तों सरसों की प्रजाति है, सपना जो है मटर की प्रजाति है और कौशल जो है दोस्तों मूंगफली की प्रजाति है। आपसे इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सूर्या जो है दोस्तों अलसी की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकण का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है, तो यह पौधा कौन सा है दोस्तों, तो पार्थेनियम है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पार्थेनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में लाभकारी है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है तो किससे, तो यह लाइकेन से होता है दोस्तों क्षार सूचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। तो लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुछ जाति के कीटों द्वारा बरुथियों के प्रचुरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में करते हैं। तो यह भी बात सही है दोस्तों, साबुन बनाने में हम लोग करते हैं। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों के तीनों जो कथन है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। तो नीम में एजाडी रेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में
कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के कारण हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों के लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट बंधे यानी नपुंसक हो जाते हैं, अतः उनमें वंशवृद्धि की क्षमता कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा तथा सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रजातियां जिसमें बायोडीजल का उपयोग किया जाता है वे हैं कौन कौन से दोस्तों? तो जेट्रोफा है, करंजा है, नाग चंपा है और कौन सा है दोस्तों? नीम है। तो याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जैव ईंधन, थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है दोस्तों कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कसावा का उपयोग हम लोग कच्चे माल के उपयोग में करते हैं। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का उपयोग हम लोग कच्चे माल के उपयोग में करते हैं दोस्तों। और किसका करते हैं? तो याद रखना है सड़ा आलू का। और किसका करते हैं दोस्तों? चुकंदर का। जबकि मूंगफली के बीज और कुल्थ यानी हॉर्स ग्राम का हम लोग जो है दोस्तों उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो 4 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब लागू किया गया था या घोषणा की गई थी? तो 4 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने के रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा जो पौधा है निम्नलिखित में से जो पेट्रोपादप नहीं है? तो वह है दोस्तों करंज। करंज जो है दोस्तों एक पेट्रोपादप नहीं है, जबकि अरहर, मटर और चना जो है दोस्तों एक पेट्रोपादप है। तो प्रश्नगत पौधों में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज जिसका जैव वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो पोंगेमिया पिन्नेटा है के बीजों से पोंगेनिया तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह पौधा जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रो क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। तो वह किससे धनी होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, वह हाइड्रोकार्बन तथा लिपिड से वे धनी होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से वे धनी नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 और 4 जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोफा नामक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, देश का जो पहला बायोडीजल संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है, याद रखेंगे। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, रचन जोत। रचन जोत का उपयोग हम लोग दोस्तों बायोडीजल को बनाने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रतन जोत। तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत, जिसका इंग्लिश में हम लोग दोस्तों जेट्रोफा के नाम से जानते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज बायोडीजल प्राप्त करते हैं। इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृत बीज पादप है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है दोस्तों। कौन सा? जेट्रोफा, जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो याद रखना है दोस्तों, बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो जेट्रोफा, जिसे हिंदी में रतन जोत भी कहा जाता है दोस्तों, वह एक बायोडीजल प्लांट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बायोडीजल पौधा है तो कौन सा है दोस्तों? तो जेट्रोफा जो है दोस्तों वह एक बायोडीजल प्लांट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कसकूटा यानी अमरबेल, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है। कारण यह पोषी पौधे की पत्तियों में अपना पोषण प्राप्त करता है।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सही है किंतु आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं तो कस्कुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृत्ति बीज पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियां और पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाला पूर्व स्तंभ परजीवी यानी टोटल स्टीम पैरासाइट है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम एवं फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में कथन सही है किंतु कारण गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो गन्ने के पौधे से यह प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो गन्ना यानी शुगर केन और मक्का कॉर्न के व्यवहार जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो उसका नाम है दोस्तों पाइन। पाइन से हमको क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो चिलगोजा प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि चिलगोजा किससे प्राप्त करते हैं, तो पाइन से। तो पाइनस जिडार्डियाना चिलगोजा पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा ये पाइन के बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सीड़ा अति उत्तम कच्चा माल है। तो याद रखना है दोस्तों पावर अल्कोहल के लिए किसका कच्चा माल है, कौन सा दोस्तों, तो सीड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। तो सीड़ा पावर अल्कोहल यानी मोलासेसज पावर अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है जिसे गन्ने यानी शुगर केन के रस द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, तो कैफीन की मात्रा होती है दोस्तों शीतल पेय पदार्थों में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। तो शीतल पेयों यानी कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे कोला में कैफीन नामक अल्कोलाइड्स की पर्याप्त मात्रा रहती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। जबकि टैनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि शिशुओं में दूध को कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम, तो रेनिन है दोस्तों। नेक्स्ट है कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो याद रखेंगे चाय और कॉफ़ी में जो है दोस्तों दोनों में कैफीन जो रहता है दोस्तों कैफीन उसमें उपस्थिति रहती है कैफीन की। तो कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल लाभ अक्सेंथाइन क्षारब यानी अल्कोलाइड है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडलिब फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। कॉफी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधे के पत्तियों फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो कॉफी फली एवं चाय की पत्ती है दोस्तों। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा है दोस्तों, तो वह है कैफीन। कैफीन पाया जाता है चाय की पत्तियों में और कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा। तो कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफी के बीजों एवं चायों की पत्तियों से प्राप्त होती है। चाय, कॉफी तथा कोको प्रायः पेय पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। तो आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कंबू, वैकम आदि है। आयोडीन के अन्य स्रोत हैं कौन कौन सा, तो सी फूड जैसे समुद्री घास, खाद्य दोस्तों, डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध आदि है दोस्तों। नेक्स्ट है थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सेमी क्वेश्चन है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। तो समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर है,
कासनी यानी चिकोड़ी है, और वनीला। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा पादप उत्पाद है, तो कपूर भी एक पादप उत्पाद है, कासनी भी एक पादप उत्पाद है, और वनीला भी जो है दोस्तों पादप उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। तो कपूर, जिससे इंग्लिश में कैम्फोर करते हैं दोस्तों, और सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाए जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी, जिसे चिकोड़ी भी कहते हैं दोस्तों, एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों की किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों में पाया जाता है, जिसकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गुयाना एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, हींग जो है दोस्तों वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो प्रश्नगत विकल्पों में से हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है, या जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला रूबिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेक्टस को सुखाकर तथा राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेली फेरी को एपीएसी कुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, केसर मसाला यानी सैफ्रॉन साइपस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा लाया जाता है, तो स्टिग्मा, जिसे हिंदी में वर्ती कागड़ कहते हैं दोस्तों। तो केसर क्या होता है, तो वर्ती कागड़ होता है दोस्तों। तो सैफ्रॉन कोकस नामक पौधे के फूल के वर्ती कागड़ यानी स्टाइल तथा वर्ती कागड़ से केसर यानी सैफ्रॉन मसाला प्राप्त किया जाता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो कुनैन जो है छाल से प्राप्त होता है। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो अफीम जो होता है दोस्तों वह फल होता है, ठीक है। तो डी का तो 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का हो जाएगा 3, और हींग जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, तो 1 मिनट, डी का 1 दो ऑप्शन में या तो बी होगा या तो डी होगा। हींग जो है दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, और रबर किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो रबर तो हो जाएगा तना से। तो ए का हो जाएगा दोस्तों किससे, तो ए का हो जाएगा अफीम जो है दोस्तों फल से होता है। हींग जो है दोस्तों किससे होगा, तो जड़ों से। रबर जो है दोस्तों कहाँ से पड़ा है, कुनैन जो है छाल से, रबर किससे हो जाएगा दोस्तों, तो तना से। तो ए का हो जाएगा 3 दोस्तों, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 2, 4, 1, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग प्राप्त किसे की जाती है दोस्तों, तो तने से, स्राव से, और जड़ों के निष्कर्षण से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेडी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम तथा जड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रथम उत्तरमाला में बी को सही उत्तर माना गया था। नेक्स्ट, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है दोस्तों, अफीम जो है किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो यह एक अवसादकारी दवा है दोस्तों। इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है अफीम। तो अफीम अवसादकारी स्वपाक औषधि यानी डिप्रेशन नार्कोटिक ड्रग है की श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इससे दर्द निवारक मॉर्फिन, हीरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, तो उसका नाम है दोस्तों नीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। तो मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी का पौधा महत्व है दोस्तों, औषधि के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण इसका उपयोग हम लोग जो है दोस्तों औषधि के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी।
तो तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटोरासाइन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाननाशी तथा प्रतिऑक्सीकारण यानी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थिति होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, रेयन जो है दोस्तों रूपांतरित स्टार्च है, यह बिल्कुल गलत है। रेयन जो है दोस्तों याद रखेंगे एक संश्लिष्ट रेशा है, जबकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टम जो है संश्लेषित यानी कृत्रिम मधुरक है। नियोप्रीन जो है दोस्तों विशिष्ट रबड़ है, यह भी बात बिल्कुल सही है। रेयन क्या है? तो फाइबर है दोस्तों। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। तो रेयन विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।